विज्ञान और अन्य शाखाओं की सभी अन्य शाखाओं की जननी जो है वो है दर्शन। और दर्शन का अर्थ मैंने बताया था तत्वज्ञान, वैश्विक परंपरा और उसमें मानव का अस्तित्व। इसके पारस्परिक संबंध को समझने की जिज्ञासा जो है वो हमारे मन में जागृत होती है, निर्माण होती है, और तभी उपयुक्त इतिहास का निर्माण जो है वो होने लगता है। यहाँ पर देखो दिया भी है, पारस्परिक संबंध के बारे में लोग अनुसंधान करने लगे। अनुसंधान यानी खोज करने लगे। उसमें विश्व की उत्पत्ति से संबंधित कथाएं, सृष्टि चक्र और मानवीय जीवन से संबंधित मिथक यानी जो कहानियाँ जो है परंपरागत चली आई है, बोल कथाएं जो हमने सुनी नहीं है या स्वतः उसको देखी नहीं है, उसका अनुभव नहीं किया है। पूर्वजों ने जो कहानियाँ हमें बताई है उसे कहा जाता है कि सृष्टि चक्र और मानवीय जीवन से संबंधित मिथक देवी देवताओं के संबंध में कल्पनाएं और उन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पुराने ज़माने में देखो लोग तपस्या करते थे, अनुष्ठान करते थे, योग साधना करते थे, यज्ञ करते थे। तो उन सभी के बारे में जानकारी जो है हम प्राप्त करते हैं। उसके संबंध में किया गया तात्विक विवेचन का विकास जो है वो विकास हुआ और प्राचीन लोगों द्वारा किए गए इन अनुष्ठानों के विचारों से दर्शन और तत्वों के बीज है। तत्वों के बीज है मतलब वहाँ पे उसकी शुरुआत है कि किस प्रकार से पुराने ज़माने में या ऋषि महर्षि जो हैं या किस प्रकार से वहाँ पर महाज्ञानी लोग जो है तपस्या करके योग साधना करके अपने ज्ञान को जो है वो प्राप्त करते थे। यहाँ उल्लेखित मानवीय शाखा की विभिन्न शाखाओं का विकास जो है दर्शन के सिद्धांतों की नींव पर आधारित है और मानव से निर्मित हर ज्ञान शाखा का उगम जो है या उसका आधार, उसका बेस, उसकी नींव जो है वो अगर कहीं रखी है तो वो कहाँ पर है? दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित रखी गई है। इस प्रकार से बच्चों हमने इतिहास अनुसंधान में कौन कौन से क्षेत्र में कार्य किए गए, कला, विज्ञान, तकनीकी विज्ञान, उद्योग धंधे और व्यापार, प्रबंधन विज्ञान, कला, मानवीय ज्ञान शाखा। मानवीय ज्ञान शाखा यानी जो मानव निर्मित शाखा है वो उसका ज्ञान, उसका रस, उसका उद्गम जो है वो दर्शन से जुड़ा होता है यानी तत्वज्ञान से जुड़ा होता है और हर शाखा जो है वो तत्वज्ञान से जुड़ी होती है। इसके बाद ही चैप्टर में हम तीसरा पॉइंट्स देखने वाले, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें से इतिहास अनुसंधान में किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी जो है एक एक टॉपिक को लेकर भी पूछी जा सकती है या विस्तार पूर्वक में इसमें से कोई भी 2 टॉपिक जो है आपको स्पष्टीकरण करने के लिए दिए जा सकते। जो 7 टॉपिक है उसमें से कोई भी 2 या 3। तो आइए दूसरा टॉपिक हम देखते हैं। तीसरा, उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल का क्या संबंध है। हमेशा ये सवाल हमें पूछा जाता है कि इतिहास किसे, उपयोजित इतिहास जो है वो किसे कहते हैं। प्रतिदिन के व्यवहार में इतिहास का क्या उपयोग है। हम हमेशा जानते हैं कि जो गणित से हम सीखते हैं वो हमें व्यवहार में उपयोगित, भाषा से जो सीखते हैं वो हमें ज्ञान देता है, लेकिन हमेशा हमारे मन में ये सवाल उठता है कि इतिहास से हमें क्या फ़ायदा होता है। इतिहास पढ़ने से हमें हमारी जानकारी में या हमें क्या ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है। उपयुक्त इतिहास किसे कहते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में ही ऊपरी प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है। उपयुक्त इतिहास यानी जो इतिहास मैंने शुरुआत में ही बच्चों बताया था कि उपयुक्त इतिहास यानी जो हमने खुद निर्माण किया है या उसकी खोज हम खुद करना चाहते। जैसे मैंने ये भी बताया था कि
अगर हम बचपन से लेके अभी तक अपने 15 साल के बारे में जब जानकारी हम प्राप्त करेंगे, लिखेंगे, उससे जुड़े या आपसे जुड़े हर व्यक्ति के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका उपयोजित इतिहास हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है, आपके प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है। भूतकाल के मूर्त और अमूर्त स्वरूप में जो अनेक अवशेष है, जो हिस्से हैं, जो भाग पार्ट है, वे वर्तमान काल में पाए जाते हैं। जैसे हमारे भूतकाल की किसी घटना का प्रभाव जो है हमारे वर्तमान काल में होता है, और उस घटना से, उस बात से हमारा जीवन जो है पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। हमारे मन में उसके बारे में कुतूहल रहता है, कुतूहल यानी जिज्ञासा, और तब हमारे मन में उसके बारे में जानने की, समझने की, सोचने की जिज्ञासा जो है वो निर्माण होने लगती है, और अपनापन होता है कि सही में अगर मैं ऐसा था तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। ये सब जानने की या समझने की इच्छा शक्ति जो है वो हमारे मन में निर्माण होती है, और हमें उनके अस्तित्व का इतिहास समझ लेने की आवश्यकता अनुभव होती है। जैसे मैंने कहा कि किसी घटना से अगर आप प्रभावित हुए हैं भूतकाल में, तो उस घटना से जुड़ी हर जानकारी, हर व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, और क्योंकि वे अवशेष हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित कलाकृतियों, परंपराओं के अवशेष होते हैं, और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है। क्या होती है? सांस्कृतिक विरासत होती है, जो हमें वस्तुओं के रूप में, जगह के रूप में या यादों के रूप में हमें मिलती है, और यही हमारी क्या होती है? पहचान होती। जैसे हमें लोग हमने पापा के नाम से जानते हैं, पापा को उसके पापा के नाम से जानते हैं, उनके पापा को उनके पापा से, पापा के नाम से जानते हैं, और यही हमारी क्या बन जाती है बच्चों? पहचान बन जाती है। उसके इतिहास का ज्ञान हमें हमारे उद्गम स्रोत तक ले जाता है। उद्गम यानी क्या? निर्माण किस प्रकार से हुआ, या उस घटना के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो उसके जड़ तक जाने के बारे में हम जरूर सोचेंगे। अतः उस विरासत को हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के हितों को दीर्घ काल तक संरक्षित रखने की या अथवा उनका संवर्धन करने की आवश्यकता जो है वो उत्पन्न होती है। जो हमारी विरासत होती है, जो या पूर्वजों से हमें मिलती है, उसे संरक्षण संभाल कर रखने की, उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी जो है अपने आप किसके ऊपर आती है? हमारे ऊपर आती है। उनका संवर्धन यानी संभालना, सिर्फ ध्यान नहीं रखना, उसको संभालने की भी जिम्मेदारी बच्चों हमारे ऊपर आती है। फिर चाहे वो परंपराएं हो, रीति रिवाज हो, या कोई वस्तु हो, हर रूप में विरासत जो है हमें मिलती है। संस्कार हो। उपयोजित इतिहास द्वारा मूर्त और अमूर्त, मूर्त यानी दिखाई देने वाले वस्तु के रूप में, और अमूर्त यानी जो हमें दिखाई नहीं देती है, परंपरा, संस्कार स्वरूप की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन जो है बच्चों किया जा सकता है, और फलस्वरूप इसी के परिणाम स्वरूप व्यवसाय के अनेक अवसर जो है वो निर्माण होते हैं। उपयोजित इतिहास से ही जुड़े बहुत सारे व्यवसाय के अवसर, व्यवसाय के क्षेत्र जो है बच्चों जुड़े होते हैं या निर्माण होते हैं, क्योंकि जब हम अपनी ही संस्कृति के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो उसे खोजने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हम ग्रंथालय जाएंगे, अभिलेखागार जाएंगे, उस जगह पर जाएंगे, और उस जगह से जुड़ी हर बात जब हम जानेंगे, समझेंगे, तब वहाँ के
प्राप्त लोगों को या वहाँ के लोगों को जो है व्यवसाय के अवसर जो है ज़रूर उपलब्ध होंगे। मतलब हमारे खोज के माध्यम से लोगों को जो है व्यवसाय के अवसर जो है वो प्राप्त होते हैं। संक्षेप में कहना हो तो इतिहास के आधार पर वर्तमान काल का यथायोग्य आकलन, भविष्य काल के दिशा निर्देशन, इस रूप में उपयोजित इतिहास का वर्णन किया जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने विज्ञान के बारे में कहा था, विज्ञान के बारे में मैंने कहा था कि जब आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का बल का सिद्धांत जब हम जानेंगे, समझे, या न्यूटन के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों, तो हम कहाँ जाएंगे? लाइब्रेरी में जाएंगे, ग्रंथालय में जाएंगे, उससे जुड़ी किताबों का हम पठन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर हम अपना लेखन करेंगे या उसके बारे में जानकारी जो है हम लिखेंगे, तब हो जाएगा वो हमारा उपयोजित इतिहास। जब हम खुद के बारे में ही लेखन करेंगे या हमारे 15 साल के बीते हुए जीवन के बारे में जब हम लेखन करेंगे, तो उससे जुड़े लोगों के बारे में, लोगों के बारे में, जगह के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, लिखेंगे, और वो हो जाएगा हमारा उपयोजित इतिहास। तो उपयोजित इतिहास के चलते वर्तमान काल में भविष्य काल के लिए दिशा निर्देशन किया जाता है और इसी रूप में उपयोजित इतिहास का वर्णन जो है वो किया जा सकता है। क्योंकि उपयोजित इतिहास जो है भूतकाल पर घटी हुई घटनाओं के ऊपर आधारित होता है और उसे हम वर्तमान काल में लिखते हैं और फिर उसके ऊपर हमारा भविष्य जो है वो निर्भर होता है। इस प्रकार से किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर हम जो है उपयोजित इतिहास का लेखन जो है बच्चों वहाँ पर कर सकते। प्रबंधन विज्ञान ले सकते हैं, सिर्फ विज्ञान ले सकते हैं, कला ले सकते हैं, कला में कितने सारे प्रकार है, शिल्पकला, चित्रकला, किसी को भी लेकर हम अपना लेखन जो है वो वहाँ पर कर सकते। आया समझ में? तो उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल का संबंध जो है वो हमें किससे जुड़ता है? भविष्य काल से वो हमें जुड़ता है, क्योंकि उसकी जड़ें जो है वो भूतकाल में होती है और भूतकाल के घटनाओं का प्रभाव, असर जो बच्चों वर्तमान काल में होता है, जाहिर सी बात उसे हम भविष्य काल में भी प्रभावित होते हुए देखते हैं। चलिए उसके आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि भविष्य काल के लिए दिशा निर्देशन, इस रूप में उपयोजित इतिहास का वर्णन जो है बच्चों किया जा सकता है और इसी में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रबंध, ये संकल्पना चित्र पूर्ण करा के लिए ये प्रश्न भी है बच्चों कि सांस्कृतिक विरासत में मूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसमें किन किन घटकों का समावेश जो है बच्चों होता है, इसको ध्यान में रखिए। ये प्रश्न के रूप में भी आ सकता है या संकल्पना चित्र पूर्ण करो के रूप में भी आ सकता है। तो सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत में पहला अ में अगर हम देखेंगे तो सांस्कृतिक विरासत जो है हमें मूर्त और अमूर्त स्वरूप में होती है। मूर्त यानी जो दिखाई देती, अमूर्त यानी जो दिखाई देती नहीं है। तो मूर्त सांस्कृतिक विरासत में देखेंगे तो इस वर्ग में प्राचीन स्थान, वस्तुएं, वास्तुएं, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, शिल्प, चित्र, सिक्के आदि का समावेश जो है, पुतले, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसका समावेश जो है वो होता है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, याद रखिए इस प्रकार से दोनों कॉलम बनाकर मूर्त विरासत और अमूर्त विरासत इसको हमें लिखना है। अमूर्त, मूर्त यानी जो दिखाई देते हैं, जो हम महसूस करते हैं, अमूर्त यानी जो दिखाई देती नहीं है। इस वर्ग में निम्न मुद्दों का समावेश होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मौखिक परंपराएं
और उसके लिए उपयोग में लाने जाने वाली भाषा। मौखिक परंपरा, क्योंकि परंपराएं जो कहाँ पर लिखी गई नहीं है, उसे हम मान्य किया गया है या उसे हम मानित किए हैं, मान्य किया गया है, उसे हम मानकर चले हैं परंपरागत रूप से। और विषय व्यक्त करने के लिए जो भाषा बोली जाती है उसका भी समावेश किसमें होता है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में उसका समावेश होता है। ठीक, क्योंकि परंपरा का लेखन जो है कहीं पर भी बच्चों किया नहीं। जैसे हम कहते हैं कि हमारी ये परंपरा है, हमारी वो परंपरा है, हमारे यहाँ पर ये त्यौहार ऐसे मनाते हैं, इस त्यौहार को उस प्रकार से मनाते हैं, इस त्यौहार में हम लोग ये बनाते हैं। तो ये सब परंपराएं, मान्यताएं हैं जो इसे मानी गई है। दूसरा है पारंपरिक ज्ञान। परंपरागत जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है या परंपरा का ज्ञान जो है वो व्यक्ति के अनुसार, राज्य के अनुसार या हर क्षेत्र के अनुसार जो है हमेशा बदलता रहता है। जैसे हम कहते हैं कि 2 किलोमीटर की गज की दूरी पर क्या बदलती है बच्चों? भाषा बदलती है। उसी प्रकार से परंपराएं भी देखो हमेशा गांव के अनुसार, राज्य क्षेत्र के अनुसार हमेशा बदलती रहती है। तीज त्योहार पर्व मनाने की सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक विधियाँ। तीज त्योहार मनाने की परंपराएं और उसी के साथ साथ अलग अलग सामाजिक प्रथाएं, धार्मिक विधियाँ जो है वो सभी की अलग अलग है, जिसे हमने माना है उसका कहीं पे भी लेखा जोखा जो है वो हमें देखने को मिलता नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि ये त्यौहार हम ऐसा मनाते हैं, हमारे यहाँ पर शादियाँ जो इस प्रकार से होती हैं, हमारे यहाँ पे शादियों में ये ऐसा किया जाता है। तो उसे कहा जाता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जो पूर्वजों के माध्यम से हमारे पास विरासत के रूप में वो परंपरा जो है वो हमारे पास आई है। दूसरा है कला प्रस्तुतिकरण की पद्धतियाँ। कला प्रस्तुतिकरण मतलब एक विशिष्ट प्रकार की कला एक विशिष्ट प्रकार के समाज के लोग ही करते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, तो वहाँ पे गरबा जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, वहाँ की वो परंपरा है, कला है। दूसरी बात, तमाशा या लावनी अगर हम देखेंगे तो वो महाराष्ट्र की परंपरा। तो इस प्रकार से कला प्रस्तुतिकरण की पद्धतियाँ भी हमें क्षेत्र के अनुसार बदलती हुई बच्चों दिखाई देती है। उसके बाद है विशिष्ट पारंपरिक कौशल। कौशल यानी क्या? कुशलता। हर क्षेत्र में अलग अलग पारंपरिक के कौशल्य हमें जो है वो देखने को मिलते हैं, जो हमें गांव या क्षेत्र के अनुसार जो है हमेशा बदलते हुए बच्चों देखने को मिलते हैं। इन पर विशिष्ट पारंपरिक कौशल यानी कसब, चित्रकला हो, शिल्पकला हो, हर क्षेत्र की चित्रकला में, शिल्पकला में हमें वहाँ की छाप जो है वो देखने को मिलती है। और राजस्थान के अगर हम कला देखेंगे, शिल्पकला देखेंगे, मूर्तिकला देखेंगे, तो वहाँ का प्रभाव, वहाँ की परंपरा हमें उस कला में देखने को मिलती है। मतलब वहाँ पे वो विशिष्ट पारंपरिक कौशल्य या कुशलता उसकी कला में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कुचिपुड़ी नृत्य हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया, ये सभी नृत्य के प्रकार जो हमें दक्षिण भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे वो विशिष्ट पारंपरिक कौशल्य या कुशलता उन लोगों में हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, जो और किसी जगह या और किसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलती नहीं है। अंतिम में बच्चों, इन परंपराओं, प्रथाओं, कौशलों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह और वर्ग, इन परंपराओं को प्रस्तुत करने वाले, इन प्रथाओं को प्रस्तुत करने वाले, कौशल्यों को प्रस्तुत करने वाले लोग भी किसका हिस्सा होते हैं? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा होते हैं, क्योंकि वो उस कला को प्रस्तुत करते हैं या उस परंपरा को या कला का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से सांस्कृतिक
विरासत में दो प्रकार हमने देखे। एक देखा मूर्त सांस्कृतिक विरासत और दूसरा है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। मूर्त में स्थान, वास्तुएं, सिक्के, शिल्प और अमूर्त में परंपराएं, तीज त्योहार बनाने की विधियाँ, कला प्रस्तुतिकरण की पद्धतियाँ, बोलने जाने वाली भाषा, विशिष्ट पारंपरिक कौशल, ये सभी हमें उसमें देखने को मिलते हैं।